इस देश को अगर बर्बाद करना था तो बर्बाद करने के दो स्तर पर काम हुए। एक तो दिमाग को खत्म करो, एजुकेशन पर इसलिए हमला किया गया। राम राज्य का जिक्र होगा तो भले ही तुलसीदास की रामचरितमानस में शंभूक नहीं है, लेकिन शंभूक का इतिहास होगा। जब जब द्रोणाचार्य का इतिहास पढ़ा जाएगा तो एकलव्य सवाल पूछने के लिए खड़ा मिलेगा। मगर कबीर के वक्त के जितने हुक्मरान रहे होंगे या उनके दरबारी कवि रहे होंगे, वो इतिहास में नहीं पढ़ाए जाते। अकेला कबीर जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा, क्योंकि उसने अपने वक्त का सच बोला था। और ये एक केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक पोस्ट का आंकड़ा ही है। मान्यवर खुद ओबीसी हैं और 2019 तक इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं था, अब 9 हो गए हैं। यही है न्यू इंडिया। 600 से ज्यादा पीएचयू के मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वहाँ का, उसमें 600 से ज्यादा सैंक्शन पोस्ट है। 5 या 6 शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, 10 या 12 ओबीसी के लोग हैं। ये कौन सा हिंदू राष्ट्र बन रहा है या किसका राष्ट्र बन रहा है? 20% से भी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन अभी उस कम्युनिटी का है ही नहीं जो इस मुल्क में 80 से 90% कमेरा लोगों की है। फिर ये सबके इंस्टीट्यूशन कैसे हुए? मुझे लगता है कि रोहित और उसके साथ ही ये सवाल करते हुए सांस्थानिक हत्या के शिकार रोहित वेमुला को कराया गया। और जो बर्बाद हो रहा है वो हम ही समझेंगे, जो हमारे उम्र में हमारे लोग, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सड़क पर पत्थर तोड़ रहा है, कोई दूसरे के घर में बर्तन धुल रहा है, कोई जाकर मजदूरी और किसानी कर रहा है, वो नहीं समझ पाएगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो समझ रहे हैं, कलम और किताब बंदूक के नोक पर उछाली जा रही हैं और पूरे देश को इस तरह से बनाया जा रहा है कि अब कोई पढ़ाई लिखाई ना करे, और करे तो उनके हिसाब से करे। वो सिलेबस चेंज कर रहे हैं। अगर खेत ही बर्बाद हो गया तो भले ही आज नफरत की फसल है, खेत बचा रहेगा साथियों, तो कल को हम उसमें मोहब्बत की फसल बना लेंगे। अगर ये खेत उजड़ गया तो हम बचा नहीं पाएंगे। इसलिए आप अपना इतिहास पढ़ाना, हम अपना इतिहास पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे। और इसलिए हम साथी रोहित को याद कर रहे हैं, जब तक इस मुल्क में जाति रहेगी, जब तक इस मुल्क में जाति के नाम पर भेदभाव रहेगा, जब तक वाइवा में 1 नंबर दिया जाएगा, जब तक इंटरव्यू में यह पूछा जाएगा, जब तक ये भेदभाव रहेगा, तब तक हमारी सांसों में, हमारे जुनून में हम साथी रोहित वेमुला को जिंदा रखेंगे। शुक्रिया इस बातचीत को आयोजित करने के लिए। और आज 17 जनवरी और हम अपने साथी रोहित वेमुला को याद कर रहे हैं। रोहित की सांस्थानिक हत्या के खिलाफ इस मुल्क से आज भी हम ये सवाल पूछते हैं कि जिस मकसद से, पहले तो हम ये कहते हैं कि काश रोहित ने ये कदम न उठाया होता तो हम मिलकर लड़ रहे होते। लेकिन हम जानते हैं और ये मानते भी हैं कि उसने खुद से ये कदम नहीं उठाया, उसकी सांस्थानिक हत्या की गई। और अगर वो ना होता तो हम मिल करके आज शायद नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ इस मुल्क में लोगों को जागरूक कर रहे होते और इस नीति का विरोध कर रहे होते। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि रोहित वेमुला प्रकरण के बाद पूरे देश में एक हलचल सी पैदा हो गई। वो लोग जिनकी खुद की डिग्रियां फेक रही, उनकी अपनी अकादमिक क्वालिफिकेशन का कुछ पता नहीं था, उन लोगों को इसीलिए शिक्षा मंत्री बनाया गया था उस समय कि इस मुल्क को बताया जा सके कि आप जिस पर ज्यादा नाज करते हैं हम वहां किसको बिठा सकते हैं। और संसद में इस बात पर बहस होने लगी कि रोहित वेमुला की जाति क्या है। बाकी लोग तो ये क्लेम कर रहे थे, आप तो सबको हिंदू मानने वाले लोग थे, आप इस बहस में नहीं पड़ते कि वो चाहे ओबीसी हो या दलित हो, वो था तो एक हिंदू आपकी परिभाषा में। लेकिन ये बहस नहीं हुई उस समय।
कास्ट सर्टिफिकेट देखी जा रही थी, सदन में खड़े होकर बड़े बड़े भाषण दिए गए, और उस सब के बावजूद जो तमाशा था वो सार्वजनिक हुआ ही। मगर मुझे याद है कि उस आज के दिन के बाद पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा हुआ, लोग सड़कों पर उतरे और देश भर के विश्वविद्यालयों में विरोध हुआ। रोहित के उस आखिरी खत को, जब भी ऐसा कोई दिन होता है, अनायास ही वो खत याद आता है और उसकी कुछ लाइनें, मेरा जन्म ही एक दुर्घटना थी। कौन सी दुर्घटना की बात रोहित करना चाह रहा था? वो तो एक वैज्ञानिक बनना चाह रहा था। उसने लिखा भी अपने खत में कि मैं सितारों की सैर पर जा रहा हूं, लेकिन मेरा मकसद कुछ और था और लोगों ने उसे कहां पहुंचा दिया। और ऐसे वक्त में वो पूरी बातचीत, वो पूरा विमर्श जिस दिशा में जाना चाहिए था, हमने ये देखा कि उस दिशा में गया भी। मगर न तो रोहित के उस सांस्थानिक हत्या के खिलाफ कोई ठोस कदम उठा। मसलन आज हम ये पूछ सकते हैं कि उस पूरे प्रकरण के बाद आज कौन गुनहगार साबित हुआ, कौन जेल में है, और क्या रोहित की सांस्थानिक हत्या के बाद, इतने बड़े आंदोलन के बाद वो चीजें रुक गई? यह भी हमें देखना होगा। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के एक सीनियर प्रोफेसर एन सुकुमार की एक अपनी किताब ही इस पर आई है, और आज तो उसका कवर पेज उन्होंने जब सुबह सुबह भेजा, रोहित के अपने कैंपस में उसके अपने आंदोलनकारी साथियों ने एक हाथ बनाया जिसका अंगूठा कटा हुआ था। हिंदू राष्ट्र का दावा करने वाले लोग अगर उस सांस्कृतिक गौरव को पढ़ाएंगे तो न चाहते हुए भी उसमें शंभूक और एकलव्य का जिक्र आएगा। अब इससे किसकी भावना आहत हुई? अभी सर बोल रहे थे कई तरह के गैंग हैं। सर तो इसी कैंपस के हैं, मैं तो दूसरे कैंपस से आया हूं, लौट कर जाना भी है, इसलिए मैं इनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं अपनी तरफ से बोल भी नहीं रहा, क्योंकि गैंग वाली शब्दावली उनकी थी। अब मैं वो भी बात नहीं करूंगा कि वो तड़ी पार थे, क्या थे, छोड़ देते हैं, उससे भी हो सकता है भावना आहत हो जाए। लेकिन उनसे जब पूछा गया कि भाई ये कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग, तो उनका मंत्रालय कह रहा है हमें नहीं पता, उनके प्रवक्ताओं को पता है। तो सर ने ठीक कहा कि उनके कई तरह के गैंग बन गए हैं, भावना आहत गैंग। कुछ लोगों का ये जिम्मेदारी है कि रंगों को पहचानो, कहां अपमान हो रहा है। कुछ लोग का ये देखना है कि भाई कहां जो है किस किताब पर कौन बोल दे। अभी हमारे बिहार के एक शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम कर दिया। उनकी एक किताब पर यह कह दिया कि उससे हमारी भावना आहत होती है। तो मैं भी तो ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर आपके इतिहास में, पूरी परंपरा में राम राज्य का जिक्र होगा, तो भले ही तुलसीदास की रामचरितमानस में शंभूक नहीं है, लेकिन शंभूक का इतिहास होगा। जब जब द्रोणाचार्य का इतिहास पढ़ा जाएगा तो एकलव्य सवाल पूछने के लिए खड़ा मिलेगा। आप इसे खारिज नहीं कर सकते। और इसलिए रोहित को याद करते हुए हम भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पढ़ाई लिखाई से उन लोगों का वास्ता नहीं है सर, लेकिन फिर भी डेटा पर बात करनी है और हम तो आंकड़ों पर बात कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि आंकड़े ना आए। एनएसएसओ के आंकड़े 2016 के बाद से अब पब्लिक डोमेन में बहुत सारे आंकड़े जो नहीं आते। पब्लिक ने कहा कि भाई तुम प्रधानमंत्री बनने गए, तुम नहीं आप कहूंगा, हो सकता है इससे भावना आहत हो जाए,
तो आप मान्यवर जब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे तो आपने अपनी जाति अपने से बताई, हमने तो नहीं पूछा था कि पिछड़ी मां के बेटे हैं किसके। राष्ट्रपति बनाए तो आपका पार्टी अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा है जाति। अब आपने एक नई राष्ट्रपति बनाया तो भी आपने उनकी जाति बताई। और जाति जनगणना नहीं कराएंगे। अगर जनगणना का सवाल आप करेंगे तो जाति जनगणना हो, यह दबाव अगर इस देश में होगा तो हम जनगणना नहीं कराएंगे। आंकड़े नहीं होंगे, आंकड़े नहीं होंगे तब तो झूठ बोला जा सकता है। इसलिए मैं आंकड़े लेकर आया हूं। और चूंकि आज के इस बातचीत का जो उन्वान था, जो विषय था, वो भी यही था कि भाई उच्च शिक्षा में जो भेदभाव है, जातिगत भेदभाव, और उससे किस दिशा में जाएगा ये। मेरे पास जो अपनी आरटीआई है, आरटीआई का एक्ट भी खत्म कर रहे हैं। अब आप कोई आरटीआई लगाएंगे तो आपको मतलब ढेर सारे मेल मेरे पास आते हैं कि डिस्पोज कर दिया। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वो जवाब देते थे, नहीं होते थे तो आप अपील करते थे। लेकिन अब चलो उनकी तरफ से एक आरटीआई आ गए और मैंने जितने इस देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें टीचिंग फैकल्टी का पूरा डेटा निकलवाया, पहले भी निकाला था। और उसका डेटा ये कह रहा है सैंक्शन पोस्ट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की हैं वो लगभग जनरल कैटेगरी में 1128 हैं और 1865 में से 1128 भरी गई हैं, 400 कुछ खाली हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, मैं आपको आंकड़े पढ़ के बताता हूं कितनी पोस्ट वैकेंट है, कितनी सैंक्शन है। ग्रैंड टोटल कह रहा है कि ओबीसी की सैंक्शन पोस्ट प्रोफेसर पर 382 है, 41 फुलफिल की गई है, 341 पोस्ट वैकेंट है। शेड्यूल कास्ट कुल प्रोफेसर की पोस्ट सैंक्शन 306, फुलफिल की गई 69, 237 वैकेंट है। शेड्यूल ट्राइब 24 प्रोफेसर की पोस्ट सैंक्शन, 5 भरी गई है, 19 खाली है। ये एक केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक पोस्ट का आंकड़ा ही है। मान्यवर खुद ओबीसी हैं और 2019 तक इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं था, अब 9 हो गए हैं। यही है न्यू इंडिया, नया भारत बन रहा है। मैं अभी यहां आने के पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में जो आपका विषय है मैं उसे देखना चाह रहा था। अंकुर पालीवाल हैं, उन्होंने नेचर करके एक मैगजीन है जिसमें अपना डेटा कलेक्शन सार्वजनिक किया है। उनका डेटा कलेक्शन क्या कहता है मैं उसे आपके सामने रखना चाह रहा हूं। और वो डेटा कलेक्शन इस समय जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उसका कितनी हिस्सेदारी किस समुदाय की है उसका डेटा एनालिसिस है। और आईआईटीज, आईआईएम, जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उन सब का डेटा एनालिसिस आपके सामने। मैक्सिमम 12% ओबीसी हैं उस डेटा एनालिसिस में जिनको फंड अलॉट हो रहा है। 4% तक ओबीसी की भागीदारी। और सबसे खराब स्थिति इस देश में शेड्यूल ट्राइब की। कहीं भी जितना डेटा एनालिसिस है, आदिवासियों की जो गवर्नमेंट कोटा है, इसका डेटा एनालिसिस ये कहता है कि जो आर्ट के, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं वहां वो 5%, 6% तक पहुंच पाए हैं। साइंस और मेडिकल, इधर वो 1% भी नहीं है। शेड्यूल कास्ट का डेटा एनालिसिस जो एवरेज इन्होंने निकाला है तकरीबन 5 से 6%, यानी उसमें स्टूडेंट भी है, फैकल्टी भी है। और ओबीसी का 10 से 12%। तीनों को जोड़ लिया जाए, आप देख सकते हैं, आप गूगल करेंगे, आप अंकित पालीवाल की रिपोर्ट मिल जाएगी और लेटेस्ट डेटा एनालिसिस है।
आज भी इस देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 20% से भी ज्यादा इस तबके के लोग नहीं आए, जिनकी आबादी लगभग 80% से ज्यादा है। और मुझे लगता है कि आप नया भारत बनाओगे, आप दुनिया में डंका बजवाना है, सबको हिंदू बना रहे हो, तो हम आपसे सवाल पूछते हैं कि जो हिंदू हैं उनको भागीदारी क्यों नहीं मिल रही? और अगर एक और दिलचस्प बात है, रिजर्वेशन के आने के बाद थ्योरेटिकली यह प्रूव हुआ कि जो रिजर्व सीटें हैं वो एससी, एसटी, ओबीसी की जाएंगी। दूसरे कोटे को कहा गया अनरिजर्व्ड, यानी ओपन फॉर ऑल। और डेटा एनालिसिस ये कह रहा है कि वो ओपन फॉर ऑल नहीं है, रिजर्व है कुछ लोगों के लिए, जिनके लिए कहा गया कि वो जाने कहां कहां से पैदा होते, उनकी किताबों में लिखा है। हम नहीं बोल रहे कि वो कहां से पैदा होते हैं, उनका विराट पुरुष के मुख से कौन, भुजाओं से कौन, मैं नहीं जानता, मैं मानता भी नहीं। यानी वो रिजर्वेशन उनके लिए ओपन फॉर ऑल में। मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय से आ रहा हूं, आजकल वहां पे अपॉइंटमेंट भी चल रहा है। अब तक 700-800 अपॉइंटमेंट हो गए होंगे, और जितनी यूआर की पोस्ट है 99.999% अपॉइंटमेंट उस पे केवल अपर कास्ट के लोगों का होता है। फिर ये कौन सी कैटेगरी है जो ओपन फॉर ऑल है? एक आध कोई अपवाद छोड़ दीजिए। आपके यहां जेएनयू अभी बचा है इतना ठीक ठाक कि हम लोग यहां बात कर पा रहे हैं। मैं तो बड़ी उम्मीद से आया कि जेएनयू में ऐसी फैकल्टी कौन अभी भी है जो इस तरह से बात करने के लिए तैयार हो गए। और जब सर को सुन रहा था तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत रेडिकल बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या इन्होंने गार्बेज ऑर्बेज टाइप का बोला है। भाई मैं नहीं मानता, भावना आ तो जाएगी, मुझे वहां तक अभी वापस जाना है। मैं आ रहा था सर, देश में क्या हो रहा है, वो एक आदमी सड़क पर कुछ लोग लड़ रहे थे तो उनसे कहा जाओ छुड़ा दो, रुकवा दो। तो हमने कहा मैं कैसे जाऊं, मैं जानता नहीं। कहा तुम उस देश में रहते हो जहां के प्रधानमंत्री रसिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दे रहे हैं, तुम उन दो लोगों को नहीं रुकवा पा रहे। मैं डर गया, भाई बदल रहा है देश, कुछ भी हो सकता है इसमें। लेकिन मैं सवाल जो कर रहा हूं वो इस देश का सवाल है, और रोहित जो सवाल कर रहा था वो भी इस देश का सवाल था। आप लाख हमें भटकाने की कोशिश करेंगे, हम ये सवाल पूछेंगे। और मैं तो ढेर सारा आरटीआई लेके आया हूं, क्योंकि हो सकता है मैं ये सवाल पूछ दूं, इसी से किसी की भावना आहत हो जाए। और बीएचयू का एक आंकड़ा है, आप कहेंगे तो उसको ऑब्जेक्टिवली बता भी दूंगा, कुछ दिन में पब्लिक डोमेन में रखूंगा उसको। 600 से ज्यादा बीएचयू के मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वहां का, उसमें 600 से ज्यादा सैंक्शन पोस्ट है। 5 या 6 शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, 10 या 12 ओबीसी के लोग हैं। ये कौन सा हिंदू राष्ट्र बन रहा है या किसका राष्ट्र बन रहा है? 95% पोस्ट आपके पास है, और रिजर्वेशन आ जाता तो ये देश का इंस्टीट्यूशन गड्ढे में चला जाता। और आप जितने दिन से इतना ओवर रिप्रेजेंटेड हो, तब इसमें से कौन सा टॉप 500 इंस्टीट्यूट है पूरे दुनिया में? आपने रिजर्वेशन को कितनी गालियां दी। लेकिन दिलचस्प है यह देश भाई, जिस दिन से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया है उस दिन से बैसाखी है, भीख है, यह कहना बंद हो गया है। चुपचाप कह रहे हैं हाँ गरीबों को भी मिलना चाहिए। क्या बैसाखी, भीख? अब एक दूसरा वाकया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही। भाई मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, अब तो दिल्ली में रह रहा हूं, यह बात बोलनी पड़ रही है, बुलडोजर कभी भी दिल्ली में आ सकता है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में बस पैदा हुआ, वहां की एक वैकेंसी आई, और उस वैकेंसी में जो फाइनल कट ऑफ निकली, शेड्यूल कास्ट की कट ऑफ गई थी 35 नंबर, और आपने भी गौर किया होगा ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ गए थे 3 नंबर। वो जो मेरिट वाले लोग थे जिन्होंने कहा कि ये रिजर्वेशन आ जाएगा तो इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो जाएंगे, जब उनको रिजर्वेशन मिला तो उनकी कट ऑफ शेड्यूल कास्ट से 10 गुना नीचे। कौन सी मेरिट थी भाई? ये तो हम भी सवाल करेंगे ना। इस समय आपकी कोई भी वैकेंसी निकालिए, उसमें ईडब्ल्यूएस की मेरिट इतनी नीचे क्यों जा रही है? क्योंकि असल में आपके पास कोई मेरिट थी नहीं। मेरिट
एक फेक फेनोमेना है, और कम से कम जेएनयू के लिए तो ये बात समझते होंगे। आरक्षण इसलिए नहीं कि जो वंचित शोषित जमात के लोग थे वो कमजोर थे। आरक्षण इसलिए नहीं कि एकलव्य कमजोर था। आरक्षण इसलिए क्योंकि गुरुओं के रूप में कोई द्रोणाचार्य बैठा हुआ था, इसलिए रिजर्वेशन लाना पड़ा। और आज भी जहां रिजर्वेशन नहीं है वो जगहें कोई ऐसी नहीं हो गई हैं कि जिसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग ओवर रिप्रेजेंटेड हो गए हों। भाई या तो आप पब्लिक डोमेन में वो डेटा रख दीजिए, हम मान लेंगे। ये एक पक्ष है इस पूरे एकेडमिया का, जिसमें आज भी आपके जेएनयू की तो पिछली बार की बात है, अभी पता नहीं आप लोग जानते होंगे क्या हो रहा है। रिटन में जो बच्चे इतने नंबर ले आ रहे हैं कि अगर उनको वाइवा में 1 नंबर की बजाय 5 नंबर भी मिल जाता तो वो उन एडमिशन पा जाते। हमारे एक मित्र, उनकी बहन को वाइवा में 1 नंबर मिला और मेरिट जो गई थी उसमें अगर उसको 4 नंबर मिल जाता तो उसको एडमिशन हो जाता। 30 नंबर में 1 नंबर देने वाले उन लोगों की मेरिट अगर कभी हम लोगों को भी चेक करने का मौका मिल जाता तो हम भी जरा देखते कि भाई आपने कैसे मेरिट चेक की। हमारे यहां आओ, दिल्ली विश्वविद्यालय में आओ, दिखाते हैं मेरिट कैसे चेक होती है। आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपने 12 साल पढ़ाया, आपने 20 पेपर लिखे हैं, आपका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा हो, फिर भी आपका इंटरव्यू 1.5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। वहां मेरिट ऐसे चेक हो रही है सर, 1.5 मिनट में इंटरव्यू। ये इसका मतलब कोई मेरिट वेरिट चेक नहीं हो रही है, सारा मामला सेट है। पहले इस देश को अगर बर्बाद करना था तो बर्बाद करने के 2 स्तर पर काम हुए। एक तो दिमाग को खत्म करो, एजुकेशन पर इसलिए हमला किया गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इसलिए बर्बाद किया गया। और जेएनयू शुरुआत तो यहीं से हुई थी भाई। कौन कौन सी चीज, मैं आप थोड़ी भावना हाथ कर ही देता हूं, आप लोग बुलाए हैं तो। रामचरितमानस मेरा पीएचडी है उस पर, इसलिए कोई भी अगर बहस करना चाहेगा तो मैं तो उस पर तैयार हूं, क्योंकि मैं पढ़ करके लिख करके और सारी चीजें लेकर के आया हूं। मैं कोटेशन पढ़ रहा हूं, मुझे नहीं पता कि इससे किसकी भावना कितनी आहत होती है। मंत्री ने क्या बोला था, जे बरनादम तेली कुमारा पूजी विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण गान प्रवीणा अधम जाति में विद्या पाए भय यथा अहि दूध पिलाए। इसका मतलब समझ रहे कि नहीं? तुलसीदास का सबसे पहले विरोध ब्राह्मणों ने इसलिए किया, इतिहास बता रहा हूं, वो वाला इतिहास नहीं, कैसे चंद्रगुप्त से सिकंदर कैसे मिलने कहां चले गए थे, वो सब इतिहास नहीं बता रहा हूं। विवेकानंद किससे बात कर रहे थे वो आप जानते होंगे। इस देश में एक ही व्यक्ति इतिहासकार हैं जो मन की बात करते हैं, हम लोग किताब और कलम की बात करते हैं। इसलिए उसमें क्या लिखा हुआ है, अधम जाति में विद्या पाए भय अथा अहि दूध पिलाए। सांप को जैसे दूध पिलाना होता है वैसे अधम जाति के लोगों को विद्या देना होता है। फिर इनके एक प्रवक्ता थे टीवी पर बैठे, कहे अधम जात का अर्थ यह होता है जो धर्म को न माने, जो धर्म को न माने। तो मैंने कहा कि अगर अधम से ही काम चल जाता तो जाति क्यों लगाए? इसका मतलब कुछ जातियां ही ऐसी होती हैं जो उनके हिसाब से धर्म को नहीं मानती, इसलिए तो उनका मंदिर में प्रवेश वर्जित था। और जिस समय इन श्लोकों को पढ़ने से उनकी भावना आहत हो रही है, उसी समय इसी देश में एक बच्चे को मंदिर में गलती से चला गया तो उसको इतना मारा, उसका हाथ पैर तोड़ दिया कि तुम दलित होकर के मंदिर में कैसे जा रहे हो। मैंने अपने ट्विटर पर उसे शेयर किया, मैं अलग से कोई बात नहीं कर रहा हूं, आपके देश में हो रहा है। हमारे यहाँ बीएचयू में एक किस्सा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी चलता है, आप इस किस्से को जोड़ लीजिएगा। वो फिराक गोरखपुरी साहब थे, वहां वाइस चांसलर आए और कैंपस में गधे टहल रहे थे। इनका किसी भी जीवित व्यक्ति से कोई रिश्ता नहीं इस कहानी का। उन्होंने कहा कि अरे भाई आपके कैंपस में गधे बहुत रहते हैं क्या? तो उन्होंने जो वाइस चांसलर आए थे उनसे कहा नहीं रहते नहीं है, कभी कभार घूमने फिरने या किसी कार्यक्रम में चले आते हैं। हम तो भाई उस अभिधा लक्षणा व्यंजना में बात करने वाले लोग हैं।
और कहा मतलब इस तरह से भाई ये एक व्यक्ति थे, वो मंदिर में उनकी वो जानवर था बांधा हुआ था, बार बार चले जाए तो वो आके शिकायत किए कि ये तो आकर के आपका जानवर यहाँ घुस चला आता है हमारे यहाँ। तो उन्होंने कहा कि माफ करिए, जानवर है, इसे नहीं पता कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। हम कभी गए? मैं किसी की भावना नहीं कर रहा हूं, हमारे यहाँ लिखा पढ़ा जाता है किससे कहानी, और इससे किसकी भावना आती है मैं पढ़ रहा हूं, पूरा सुनिए। नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मंगता, ईर्षा परपाश लोलुपता, भरीपूरी रही समता बिगता, सब लोक वियोग विशोक हुए, वर्णाश्रम धर्म आचार गए, दमदान दया नहीं जान पनी, जड़ता परवंचन तात घनी। अच्छा ये होता है कि जब वो लोग कोई सी बात पर विवाद करते हैं तो हमें एक मौका मिल जाता है कि चलो हम उस पर बात करते हैं, तो और बात करते हैं। हम उन्हीं की किताब का श्लोक पढ़ रहे हैं और उन्हीं की भाषा में पढ़ रहे हैं, पूरे सम्मान के साथ पढ़ रहे हैं। आगे क्या लिखा, कल्प कल्प भर एक एक नर का। अच्छा इसका अर्थ बताने की जरूरत है कि थोड़ा बहुत आप लोग समझ पा रहे हैं। तुलसीदास अपनी रचना रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये लिख रहे हैं कि ये जो कुछ जातियों के लोग हैं ये अपनी अपनी जातियों का पेशा छोड़ दिए, पूरी वर्ण व्यवस्था खत्म हो रही है, ये समाज ऐसे कैसे चलेगा भाई। कबीर के बाद हुए थे तुलसी, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, आप इसकी व्याख्या करिए। जे बरनाधम तेल कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, नारी मोई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए होई सन्यासी, ते विप्रंसन आप पूजावई। ब्राह्मणों से पूजा करा रहे हैं अपनी। कौन? जो पैरों से पैदा हुए थे। मैं नहीं लिख रहा हूं, तुलसी बोल रहे हैं। उभय लोक निजनाथ नसावई, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ विषली स्वामी, शूद्र करहि जप तप व्रत नाना। शंभू कर एकलव्य याद आ रहे हो तो इससे जोड़िएगा। शूद्र करें जप तप व्रत नाना, और बैठ बरासन कहें पुराना, और सब नर कल्पहि करें अचारा, जाय न बरनी अनीति अपारा। इतना बुरा समाज हो गया है कि ये शूद्र लोग अब जप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, और आके जेएनयू में रोहित वेमुला को याद करने लगे। भाई इससे हलचल तो मचेगी। ये मैं पढ़ रहा हूं, उनकी किताब है, और इसलिए कर रहे हैं कि शूद्र दुजई उपदेशई ज्ञाना, मेल जनेऊ ले कुदाना, और सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र सुत। अरे भाई क्या है ये? अगर इन शब्दों से हमारी भावना आहत होती है तो क्या हमारी भावनाएं नहीं है क्या? और ये सवाल हमारा मुल्क के निजामों से है। आप ताकत में हैं, संख्या में ज्यादा हैं, तो आपकी भावना है। और हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ये सवाल पूछेंगे, आप दोनों सवालों का मेरे जवाब दें। आज की डेट में आपका कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितनी जिसकी संख्या होनी चाहिए उतनी अगर हो, और ये सैंक्शन पोस्ट में 80 से 90% पोस्ट आपने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की वैकेंट क्यों रखी है? ये कौन सा नया भारत है? ये हमारी बात का जवाब दीजिए आप। आपने रिसर्च के फेलोशिप बंद कर दी। आप जाइए, जितने लोग रिसर्च कर रहे होंगे उनको भी पता होगा। आप लोग के यहां अगर आ रही होगी, हमारे यहां तो प्रोफेसर की सैलरी रुक जा रही है। वो लोग कहते हैं जो स्टाफ रूम में बैठ के कहते हैं क्या बढ़िया पूरे देश में डंका बज रहा है, शेर पाला है, सब कुछ है भाई। मैं बार बार कहता हूं यार इंसान को इंसान रहने दो। वो सब किया है, और जब सैलरी 3 दिन नहीं आई तो वही लोग परेशान हो गए, सैलरी क्यों रुक गई भाई? अरे आपकी यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था वो बदल करके हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी बन गया है। लोन लीजिए और पढ़िए और पढ़ाइए। आपको नहीं पता हेफा क्या है? आपको नहीं पता नई शिक्षा नीति में क्या हो रहा है? कितना लोन आपके विश्वविद्यालय पर आप लोग हमसे ज्यादा जानते होंगे। और ज्यादा लोन होगा तो विश्वविद्यालय कैसे यहां से एरोप्लेन पकड़ करके लंदन भाग सकता है? वो तो कोई नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या ही होगा ना। इंस्टीट्यूशन फिर प्राइवेटाइज हो जाएगा, और यह है नई शिक्षा नीति। और इसलिए नई शिक्षा नीति का मतलब यह है कि पूरे के पूरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को प्राइवेट हाथों में बेच दो। अगर नहीं भरोसा है तो पूछिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% जो फीस बढ़ गई और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले विद्यार्थियों का, गांव गिराव कस्बे
खेतों की मेड़ों से चल करके, मजदूरी करने वाले लोगों के घरों से निकल करके जब पहली पीढ़ी को लोग विश्वविद्यालय पहुंचे तो आपने नई शिक्षा नीति में 400% फीस बढ़ा दी। किसको आप बाहर करना चाह रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से? फेलोशिप आपने बंद कर दी, मौलाना आजाद के नाम पर बदल रही, आप किसी अच्छे नाम पर, अपने वाले के नाम पर रख देते, फेलोशिप बढ़ा देते। आपके पास तो इतने बड़े बड़े गुरु लोग हैं, बहुत लोग हैं, उनका सम्मान बढ़ाइए, 20-25 फेलोशिप और दे दीजिए बच्चों को। फेलोशिप का मतलब उन लोगों से पूछिए जो फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं। वो फेलोशिप से केवल अपने ही नहीं पढ़ते, एक दो छोटे भाई बहन अगर घर में हुए तो उनको भी पढ़ाया है। फेलोशिप का मतलब ये होता है। फेलोशिप बंद, सैलरी बंद। अब तो विश्व गुरु बनाने वाले देश में स्वयं ऐप बनेगा, 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में चलेगा, यूट्यूब पर पढ़ाई होगी और शिक्षकों की नौकरी 40% नहीं होगी। यह है नया भारत। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बहुत बड़े बड़े नारे और बहुत विकास, और उसमें इस देश में जितने भी परमानेंट अपॉइंटमेंट है वो धीरे धीरे बंद हो गए। और इसलिए मैं ये सवाल करने आया, आपने अब तक वैकेंट पोस्ट फुलफिल करी नहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। आप कहते रहे कि ये सुपर स्पेशल जोन है। मंडल कमीशन आया इसी देश में, और मंडल कमीशन आने के बाद मैं तो अभी भी कहता हूं साहब, भारत का संविधान या आजाद भारत के इतिहास को मंडल के पहले का भारत और मंडल के बाद के भारत के रूप में देखना और पढ़ना चाहिए। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन था, लोग चुपचाप रहते थे क्योंकि बहुत नाम मात्र के लोग थे। सर जब आप लोग जिस समय आए रहे होगे वो तो और बुरा हालत रहा होगा, अपवाद में कुछ लोग आ गए। तो रिजर्वेशन जब आया तो उसका विरोध कौन किया? मंडल के विरोध में कमंडल कौन लाया? उस इतिहास में नहीं जा रहा हूं, लेकिन उस समय भी यह कहा गया था कि जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें रिजर्वेशन नहीं लागू करेंगे, वहां तो टैलेंटेड लोग होने चाहिए। ये लोग रिजर्वेशन से आएंगे तो पेट में कैंची बची छोड़ देंगे। अब पता चल रहा है पुल गिर गया तो अगर उसमें खोजा गया कि आजकल जैसे नहीं हो रहा है, अपराध करो तो अपराधी अगर मुसलमान है तो पूरी की पूरी कौम पर ये टीवी की बहस चल रही है कि नहीं? आज अगर ये सवाल पूछा गया, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो टीवी के एंकर वहां बैठ करके कह रहे हैं कि इसमें ताड़ना का अर्थ होता है समझना, परखना। तो हम लोगों ने भी कहा तो जहां शूद्र लिखा है वहां अपनी अपनी जाति रख लो कुछ देर के लिए, और जहां नारी रखा है वहां अपने लोगों को रख लो, फिर तुम भी परखो कुछ दिन। बहुत परखा हमने। ये नहीं है डिस्कोर्स, ये नहीं है क्या? इसका मतलब ये कि जो ताकतवर है वो डिस्कोर्स अपने ढंग से चला रहा है, और यही इस देश में हो रहा है। वो लोग इस पर कभी बहस नहीं कर रहे हैं। और एक मुझे खतरा जो नजर आ रहा है, जो मिला था वही छीना जा रहा है। इसलिए जो चाहिए था, जो लड़ाई वहां जानी थी, फेलोशिप और बढ़ाओ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को और ज्यादा फंड दो। जन आंदोलनों के नारे लगा करते थे साहब, शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। अब कहां चला गया? बजट तो राफेल लाने में खर्च हो रहा है भाई। एक वो चल रहा है, पानी में जहाज चला रहे थे अभी कुछ दिन पहले, कल परसों, वो छपरा में जाके रुक गया। अरे भाई आप थोड़ी गहराई नाप लेते। ये देश का विकास ऐसे ही हो रहा है, और अचानक वहां समझ में आ रहा है कि जहां कुछ बहुत जोर से नारा लगाया जा रहा हो, जिस चीज को जाकर के बहुत ज्यादा इमोशनली सेलिब्रेट किया जा रहा हो, अगले ही पल नजर रखिएगा उसे किसी प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाएगा। अब ये इसीलिए तो किया गया, गंगा के किनारे को बेच दिया। और इसलिए हम कह रहे हैं कि एजुकेशन पर बात करना, और आज रोहित वेमुला को याद करते हुए बात करना, इन मौजूदा सवालों से बात करने का एक रास्ता और एक जरिया है। अगर हम ये सवाल नहीं पूछेंगे कि ये फेलोशिप क्यों बंद हो रही है, अगर हम ये सवाल नहीं पूछेंगे कि फीस क्यों बढ़ाई जा रही है, अगर हम ये सवाल नहीं पूछेंगे कि ये हेफा बनाकर लोन पर पूरा इंस्टीट्यूशन क्यों चलाना चाह रहे हैं, और तो और बड़े बड़े वाइस चांसलर और प्रोफेसर भी झंडे का रंग देख करके अगर आप रख रहे हैं तो इसका भी सवाल तो हम पूछेंगे।
वो हमारे यहाँ एक अपॉइंटमेंट हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा, हम व्यक्तियों की बात नहीं करते, प्रवृत्तियों की बात करते हैं। वो उनसे पूछा कार्ल मार्क्स और लेनिन में क्या अंतर है, पॉलिटिकल साइंस का था सर। उन्होंने कहा वही 19-20 का अंतर है। तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि बढ़िया हुआ माओ नहीं जोड़े, नहीं तो तुम कहते 19-20-21 का अंतर है। और ये चुटकुले नहीं है। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में 5000 से ज्यादा एडहॉक टीचर हैं, और कह दूं कि मैं भी वही हूं, परमानेंट नहीं हूं। हमारे एक बार प्रिंसिपल ने किसी उसको पियून को भेजा, जाओ स्टाफ रूम में देख के आओ कितने टीचर बैठे हैं। वो लौट के आके बोला, कहा टीचर नहीं बैठे हैं, 2 एडहॉक बैठे हुए हैं। ये हालत आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बना दी। और पता है अब गेस्ट पर अपॉइंटमेंट हो रहा है, फिक्स सैलरी, कोई परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं। बनाएंगे विश्व गुरु और गुरु होंगे ठेके पर। इसलिए हमने एक टर्म इजाद किया, ठेके पर प्रोफेसर। और हायर एजुकेशन का या किसी भी तरह के एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा क्राइसिस इस समय यही है कि आपने पूरे सिस्टम को बेच दिया है। पहली पीढ़ी के लोग तो अभी आना शुरू हुए थे कायदे से, अभी तो इन्हीं विश्वविद्यालयों की 4 दीवारियों पर अभी ये नारा शुरू ही हुआ था, ब्राह्मणवाद की छाती पर बिरसा फूले अंबेडकर, नहीं रहेंगे अब दबकर बिरसा फूले अंबेडकर। अभी कुछ दिन चलने तो देते। ये सवाल था। और मैं अभी भी कह रहा हूं, आप अंकित पालीवाल की रिपोर्ट पढ़िए साहब। 2022-23 में 20% से भी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन अभी उस कम्युनिटी का है ही नहीं जो इस मुल्क में 80 से 90% कमेरा लोगों की है। फिर ये सबके इंस्टीट्यूशन कैसे हुए? मुझे लगता है कि रोहित और उसके साथी ये सवाल करते हुए सांस्थानिक हत्या के शिकार रोहित वेमुला को कराया गया। रोहित यही तो सवाल कर रहा था, और रोहित का सवाल यही था। फेलोशिप वहां भी रोकी थी ना। आज तो जाने कितने आप, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ हूं, और जो भी जिसको दिखता है ना नया भारत बन रहा है, वो जाकर देखे वहां किस कमरे में पढ़ते पढ़ते कौन बच्चा फांसी लगा करके मर रहा है। उस पर तो कोई डिबेट नहीं होगी इस देश में। इस देश में रोजगार और शिक्षा पर बहस ही नहीं है। इसीलिए क्योंकि रोहित एक्ट नहीं बनेगा, कोई भी विद्यार्थियों और नौजवानों की समस्या पर बात नहीं होगी। क्योंकि देश में हिंदू खतरे में है, रंग खतरे में है, उनका धर्म खतरे में है, उनकी कुर्सी खतरे में है, और यहां पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का भविष्य खतरे में है, शिक्षा खतरे में है, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय खतरे में है। इस पर कोई बात नहीं होगी। और इसलिए यहां पर खड़े होकर रोहित वेमुला को याद करते हुए हमें वो सारे जोखिम उठाने पड़ेंगे जो आज अगर नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। क्योंकि हम तो इंस्टीट्यूशन में हैं ना, अभी हम तो इन्हीं रास्तों, इन्हीं सीढ़ियों पर चल करके आए थे। और आज आप इन सारे इंस्टीट्यूशन का डिटेल एनालिसिस कर लीजिए, और शोध होगा तो सवाल होंगे, शोध होगा तो नागरिक पैदा होंगे, शोध होगा तो वो नागरिक आपसे भी सवाल करेंगे। इसलिए नहीं, ठंडी कम नहीं हो रही है, हमारी ठंडी को महसूस करने की क्षमता बढ़ रही है। देश को यहां पहुंचाया जाएगा। रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर मतलब ऐसे ही ना। वो लहसुन प्याज नहीं खाने वाले लोग यही ना बता रहे थे, मैं नहीं जानता, आप लोग बताइए। आप तो अभी भी बहुत बदनाम करने के बाद भी देश के पहले इंस्टीट्यूट तो शायद है ही। इसलिए मेरा गुजारिश, मेरा कहना यह है कि हायर एजुकेशन, और अभी हम केवल हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। आपने जो विषय दिया था कि हायर एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन, मैं प्रोफेसर एन सुकुमार की उस किताब को जितना हमने देखा बाहर से, अभी पूरा आप उसका एनालिसिस करिए। कास्ट वार डिटेल एनालिसिस है कि जातियों को देख करके आज अभी इंटरव्यू और वाइवा में नंबर घटाए या बढ़ाए जाते हैं। अगर ये गलत है तो साबित कर दे और पब्लिक डोमेन में ले आइए और कहिए कि हम जातिवादी नहीं है। अगर आप इस तरह से नहीं करते तो आपको कबूल करना पड़ेगा। हमारे यहां विश्वविद्यालय में सर सिलेबस चेंज हुआ है, ये आया है ना FYUP 4 साल का पाठ्यक्रम। इसमें भारतीय संस्कृति और परंपरा पर एक पाठ्यक्रम बनाया गया है। भारतीय संस्कृति पढ़ाएंगे, अच्छी बात है भाई, हम भी तो भारतीय हैं। हमसे ज्यादा भारतीय कौन? इस देश के 80% कमेरा लोग जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, पसमानदा में आते हैं। इस मुल्क की महिलाएं
उनके हाथों ने श्रम करके इस देश और दुनिया को रहने लायक बनाया, और आप उन्हें कौन है जो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति और इन चीजों का सर्टिफिकेट दे रहे हैं? कुम्हारों, लोहारों, बढ़ई, नाई, मोची, मल्ला, निषाद, इन जातियों ने शोध किया, तब जाकर के इन जगहों पर तमाम तरह के शोध हुए। आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनको बाहर कर दिया। जिनका ब्रेन कभी श्रम करके काम करने का नहीं था, वो जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आए तो वहां रिसर्च नहीं हुआ, इसलिए आपके इंस्टीट्यूशन दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशन में नहीं है। हमारा तो आरोप है आपके ऊपर। किस मिट्टी से कपड़ा साफ किया जाएगा, यह किस जाति का व्यक्ति बता सकता था? कोई धोबी ने बताएगा? ताड़ी कैसे उतारी जाती थी, नाव कैसे चलाई जाती थी, मौसम पढ़ने का विज्ञान की खेती के लिए कौन सा मौसम जरूरी है, ये सारा लकड़ी का औजार, लोहे का आविष्कार, इन सारी चीजों की खोज करने वाले ब्रेन कौन थे? और उनके पीढ़ियों को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जात देखकर बाहर कर दिया। और आज आप परेशान होते हैं कि रिजर्वेशन आ जाएगा तो इंस्टीट्यूशन खराब हो जाएंगे। जिन जगहों पर नहीं रिजर्वेशन है, अशोका, गलगोटिया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वो कहां खड़े हैं आज? हम तो ये सवाल पूछेंगे ना आपसे। मीडिया में आपने कोई रिजर्वेशन नहीं दिया। न्यायपालिका, हम तो अब बोलते ही नहीं, उन्हीं के उपराष्ट्रपति और कौन कौन लोग बोल रहे हैं। मतलब उपराष्ट्रपति तो सबके हैं, नहीं तो इसमें भावना हाथ हो जाएगी। लेकिन वो ये बात पूछ रहे हैं ना, और आपकी रिपोर्ट करिए कि 2018 से 2022 के बीच जितने जज हाई कोर्ट में नियुक्त हुए, उसमें 80% से ज्यादा केवल अपर कास्ट हैं। कहां गई हिंदू एकता? हिंदू तब बनाएंगे जब वोट लेना होगा। हम आपसे पूछ रहे हैं, डाइवर्सिटी रिपोर्ट कहां है? और डाइवर्सिटी रिपोर्ट अगर नहीं है तो फिर रोहित वेमुला या इस तरह के जितने भी लोग, डॉक्टर पायल तड़वी, रोहित वेमुला, तमाम ऐसे लोगों की फहरिस्त है जिनको एक कहानी है, मैं आपको सजेस्ट करके जा रहा हूं। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक कहानी लिखी है, घुसपैठिए। अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो पढ़िएगा। जब पहली बार रिजर्वेशन से पहली जनरेशन के लोग गए सर, तो उस तबके के लोग उन्हें देख करके कहते थे कि ये घुसपैठिया आ गया है। रिजर्वेशन के लोगों को अपमानित करके इस देश का नुकसान किया इन जातिवादियों ने। और इसलिए हम रोहित वेमुला को याद करते हुए कई सवाल एक साथ उठा रहे हैं। पहला सवाल, रोहित एक्ट का क्या हुआ? कौन गुनहगार था? और अगर कोई गुनहगार नहीं था तो रोहित की सांस्थानिक हत्या क्यों हुई, और उसके बाद वो हत्या रुकी क्यों नहीं? दूसरा सवाल कि जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से देश और दुनिया का भविष्य बदलता, उसे अब बर्बाद करने पर क्यों तुले हैं? कुछ दिन पहले, अभी मैं पता नहीं, हमारे यहां एक सेंटर खुल रहा है, उसका नाम है हिंदू अध्ययन केंद्र। हमें खराब, हम आपका विरोध नहीं कर रहे। वो ये तर्क दे रहे हैं कि बौद्ध अध्ययन केंद्र है तो हिंदू अध्ययन केंद्र भी होगा। हम ये कह रहे हैं कि आप हिंदू अध्ययन केंद्र खोलें, लेकिन उसके साथ साथ एक बार शेड्यूल कास्ट अध्ययन केंद्र, शेड्यूल ट्राइब अध्ययन केंद्र और ओबीसी अध्ययन केंद्र और महिला अध्ययन केंद्र भी अलग से खुलवाएं। और हम भी चाहते हैं आप हिंदुओं को पढ़िएगा और धर्म को पढ़िएगा, हम जातियों को पढ़ करके आपके इतिहास में बताएंगे कि आप कितने बड़े जातिवादी रहे। आप इस पर डिबेट करिए, लेकिन वो नहीं होगा। अब इन पूरे विश्वविद्यालयों और इन चीजों को मठों में तब्दील कर दो। आजकल वो बाहर वाले बाबा है ना, वो कोई डिग्री नहीं है, वो पत्रा लिख करके बोल देते हैं, जा बच्चा तेरा ये कल्याण हो रहा है, हमने लिख दिया, तुम्हारी नसीब बदल जाएगी। ये एम्स ओम्स बंद करके या उन्हीं को एम्स में बिठा दिया जाता, कोई गरीब, कोई कमजोर बीमारी से, भूख से नहीं मरता ना। ये सब इसलिए इस देश में चल रहा है क्योंकि एजुकेशन चौपट की जा रही है। इसलिए हमारी गुजारिश इस बातचीत के जरिए जितने भी लोग, जेएनयू तो इस बात के लिए लोगों में प्रसिद्ध था कि यहां पर डिबेट, डायलॉग और डिस्कशन होता था। हम लोग भी अपने यहां चाहते हैं और देश के बाकी जगहों पर भी चाहते हैं डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन होता रहे। लेकिन हम इसीलिए उन लोगों को कोई दुश्मन मान के नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे पढ़ने दो। बस पढ़ने दोगे तो नई पीढ़ियां आएंगी, वो आपसे सवाल करेंगी कि भावनाएं केवल आपकी आहत इसलिए होती रही क्योंकि आप ताकतवर थे, कमजोर की भावना का कोई कीमत नहीं थी। हम तो समाजवादी आंदोलन का नारा 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा। दुनिया के ग्लोबल
एक आइडियोलॉजी के रूप में हम उसे देखते हैं। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, एक बराबरी का समाज बनाना है, वो काम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन करते। और हम जानते हैं कुछ समय पहले लोगों ने जगह जमीन गिरवी रख करके अपनी फर्स्ट जनरेशन वाले लोगों को पढ़ाया है। घर में रंगाई पुताई नहीं हुई क्योंकि उनके बच्चे, लड़के या लड़की कोई पढ़ रहे थे, उनकी फीस, किताब, कॉपी का पैसा देना था। और आपने एजुकेशन को इतना बर्बाद कर दिया है और एम्प्लॉयमेंट को बर्बाद कर दिया, सोचने समझने वाले लोगों को इतना बदनाम कर दिया कि लोग अब तो मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि अब ये सब यूनिवर्सिटी बंद करो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और जियो यूनिवर्सिटी बनेगी। वो यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस करके जियो यूनिवर्सिटी को दर्जा दिया था, पता नहीं वो आज भी बनी कि नहीं बनी। इसलिए हम उस ज्ञान के संस्थानों को बचाने के लिए ये खड़े होकर यहां जोखिम उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि डीयू, जेएनयू जैसे भी जितने भी बचे हैं, ये उतने तो कम से कम बचे रहें, क्योंकि हमने उनका लाभ लेकर के यहां तक का सफर तय किया। मैं बार बार एक बात महसूस करता हूं कि अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 300 रुपए फीस न होती, दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी नाम मात्र की फीस में न होती, तो हम तो कभी यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। तो इन्हीं विश्वविद्यालयों ने तो हमें बनाया है, हमारे सामने ही इस बगीचे को उजाड़ा जा रहा है, इसलिए हम परेशान हैं। चाहते तो हम भी थोड़ा झुक कर, थोड़ा रीढ़ को मोड़ करके थोड़ा नौकरी ले लेते और कहते कि भाई अखंड भारत बनाना है, हम आपके साथ हैं, हम उनकी हां में हां मिलाते। मेरा कसूर यह था, मेरा सबसे बड़ा कसूर यह था कि मेरे लहजे में जी हजूर न था। सिंपल। इसलिए हम आपसे सवाल पूछते, इसलिए हम आपको पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि साथी रोहित को याद करते हुए आज ये सवाल इस देश के गांव, गिराव, कस्बों तक ले जाने की जरूरत है कि हम विश्वविद्यालयों की इतनी जगहें भी नहीं बचा पाए जिन पर ढंग से खड़े होकर बात विवाद हो सके। और जो बर्बाद हो रहा है वो हम ही समझेंगे, जो हमारे उम्र में हमारे लोग, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सड़क पर पत्थर तोड़ रहा है, कोई दूसरे के घर में बर्तन धुल रहा है, कोई जाकर मजदूरी और किसानी कर रहा है, वो नहीं समझ पाएगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो समझ रहे हैं, कलम और किताब बंदूक की नोक पर उछाली जा रही हैं और पूरे देश को इस तरह से बनाया जा रहा है कि अब कोई पढ़ाई लिखाई ना करे, और करे तो उनके हिसाब से करे। वो सिलेबस चेंज कर रहे हैं, केवल सिनेमा का सिलेबस नहीं चेंज हो रहा है। चंद बरदाई ने एक रचना लिखी, पृथ्वीराज रासो, 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और उसके बाद इधर से पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाई और उधर मोहम्मद गोरी मर गया, सिनेमा बन गया। वो वाला हीरो आम काट के खाते हैं कि चूस के, वो वाला उसमें अभिनय भी कर ले गया और उस पर सिनेमा गांव गांव पहुंच गया। बाद में पता चला कि इतिहास कहता है कि मोहम्मद गोरी तो बहुत बाद में मरा भाई, वो तो जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो 12वीं सदी, और आपकी किताब पर आपका सिनेमा, आपका इतिहास बदल दिया जा रहा है। अगर सर ये चलता रहा तो मेरा मानना यह है कि ये जो सिलेबस बदलने वाली मानसिकता है, वो कहीं सिलेबस को इतना ना बदल दे कि कल को कहे कि हमारे यहां तो जातिवाद था ही नहीं, ये सब अंग्रेजों ने बाद में आकर जोड़ दिया है। ये कर देंगे वो सिलेबस बदल देंगे, और कल को वो सिलेबस बदल करके प्राथमिक शिक्षा में प्राइमरी के विद्यार्थियों को यह पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा कि महाभारत काल में इंटरनेट था। और हम पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि हम उसका विरोध नहीं कर रहे, हम तो कह रहे उस पर भी शोध होने दीजिए। इसलिए चौतरफा हमला हमारे ऊपर किया जा रहा है। हमारा सिलेबस वैज्ञानिक चेतना के प्रसार का नहीं है। भारत का संविधान अनुच्छेद 51A कहता है कि हम अपने नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना का विस्तार करेंगे। हमारे यहां कौन सी चेतना का विस्तार हो रहा है? बचपन में मैं छोटा था तो नाली की गैस से चाय बनाता था। मैं इसका कोई, आप हंसिए मत, मैं तो भावना उनकी आहत हो जाएगी। मैं बहुत सम्मान से कह रहा हूं, हमारे यहां ऐसे प्रतिभाशाली लोग रहे, इसको साइंस के सिलेबस में पढ़ाइए। बाकी लोग भी जो नाली के गैस से चाय बना सकते हैं वो भी बना लें। इसके लिए भी तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बचाने होंगे कि आपकी बात जनाब सही हो जाए। बादल आने पर रडार कैसे काम नहीं करता है, इसके लिए भी तो, ये पढ़ाने के लिए भी तो एजुकेशन चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि एजुकेशन को मत बर्बाद करिए। अगर खेत ही बर्बाद हो गया तो भले ही आज नफरत की फसल है,
खेत बचा रहेगा साथियों, तो कल को हम उसमें मोहब्बत की फसल बना लेंगे। अगर ये खेत उजड़ गया तो हम बचा नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत वक्त ले लिया और मैंने किसी की भावना आहत नहीं की है। मैं चाहता हूं कि मेरी भावना का सम्मान हो। मैं चाहता हूं कि इस देश के वंचित, शोषित, कमेरा लोगों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पसमानदा महिलाओं का सम्मान हो। इस देश के किसानों, मजदूरों का सम्मान हो। इस देश के मेहनतकश जनता का सम्मान हो। और अगर कोई भी बात उनके खिलाफ जाएगी तो हम भीड़ में कम होंगे, हम भीड़ में नहीं ताकत में कम होंगे, तो भी हम बोलेंगे। क्योंकि मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूं। मुझे पता है कबीर जब बोलते थे तो अकेले रहे होंगे, मगर कबीर के वक्त के जितने हुक्मरान रहे होंगे या उनके दरबारी कवि रहे होंगे, वो इतिहास में नहीं पढ़ाए जाते। अकेला कबीर जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा, क्योंकि उसने अपने वक्त का सच बोला था। और इसलिए हम ये सच बोलने का जोखिम उठा रहे हैं। और हम जिनको भी अपना नायक मानते हैं, आप पढ़ाओ भारतीय संस्कृति, हम उसी संस्कृति में से निकाल कर बताएंगे कि तुम्हारे वेदों के 6 दर्शन में से सांख्य और वैशेषिक पदार्थवादी दर्शन थे जिसको तुमने मारा है। हम ये पढ़ाएंगे। हम पढ़ाएंगे कि चार्वाक और लोकायत को क्यों तुमने आगे नहीं बढ़ने दिया। हम पूछेंगे सवाल कि तुम्हारे संस्कृति में गौतम बुद्ध के विचार को तुमने आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया। हम तुम्हारी संस्कृति वाली व्याख्या में से बार बार पूछेंगे कि कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह, बाबा फरीद से लेकर गुरु नानक तक वो सारे लोग उसी वैचारिक परंपरा में हैं और उनके जहन में भी एक आइडिया ऑफ इंडिया था। तुमने वो आइडिया ऑफ इंडिया क्यों नहीं बनाया। हम उसके आगे सवाल करेंगे। नारायण गुरु चोखा मेला बसवन्ना से होते हुए, पेरियार रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले से होते हुए, शाहू जी, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और भगत सिंह के सपनों का भी एक भारत था। हम अपनी संस्कृति में इन लोगों के सपनों का भारत पढ़ाएंगे, यह भी पढ़ा सकें। इसलिए हम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप अपना इतिहास पढ़ाना, हम अपना इतिहास पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे। और इसलिए हम साथी रोहित को याद कर रहे हैं। जब तक इस मुल्क में जाति रहेगी, जब तक इस मुल्क में जाति के नाम पर भेदभाव रहेगा, जब तक वाइवा में 1 नंबर दिया जाएगा, जब तक इंटरव्यू में यह पूछा जाएगा कि आपके लिए अलीगढ़ विश्वविद्यालय था। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने पूछ दिया, अरे भाई आप तो रिजर्व सीट से हो, ये सीट तो अनरिजर्व है, आप यहाँ इंटरव्यू देने कैसे आए। जब तक ये भेदभाव रहेगा तब तक हमारी सांसों में, हमारे जुनून में हम साथी रोहित वेमुला को जिंदा रखेंगे। इसी कामना के साथ आप सबको क्रांतिकारी इस्तकबाल। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू सर।